नमस्कार दोस्तों, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं इटावा में काम करता था और हमारी रिश्तेदारी में एक खाला ग्वालियर में रहती है। खाला के 3 बच्चे थे, जिनमें एक लड़का और 2 लड़कियां, जिनमें एक की अभी 3 साल पहले शादी हो गई थी और वह अपने पति के पास रहने सऊदी चली गई। दूसरी घर पे ही रहती थी, जिसका नाम रिहाना था। लड़का मेरा हमउम्र था, जिसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन ठीक ठाक कुछ कमाता नहीं था, तो आए दिन झगड़ा बना रहता था और उसकी बीवी मायके पड़ी रहती थी। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, जिस वजह से रिहाना की शादी भी नहीं हो पा रही थी, जबकि वह भी 30 साल की हो चुकी थी। वह आकर्षक चेहरा रखने वाली लड़की थी, जो करीब कई साल पहले तक अच्छी सेहत रखती थी। कभी कजिन्स पर मैंने कोई गलत नजर तो नहीं डाली, लेकिन वर्तमान में वह लगभग ढांचा सी दुबली पतली हो गई थी। देखकर किसी बीमारी का शिकार लगती थी, मगर खाला ने बताया था कि उसकी सभी जांचें हो चुकी थीं और सभी ठीक ठाक ही रही थीं। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। फिर क्या वजह थी उसके एकदम ढल जाने की? एक दिन खाला का फोन आया था कि रिहाना को मेरी मदद की जरूरत थी। दरअसल ग्वालियर में जिस जगह नौकरी करना चाह रही थी, उसका हेड ऑफिस इटावा में था और इंटरव्यू यहीं होना था। रिहाना के मुताबिक शाम हो जानी थी और वह यूं शाम या रात को सफर करने के पक्ष में नहीं थी। मैं उनका आशय समझ गया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह फिक्र न करे, मैं इंतजाम कर दूंगा। रात भर रुक के सुबह मैं खुद ही ट्रेन पे बिठा आऊंगा। इसके बाद मैंने अपने मकान मालिक को यह बात बताकर उसके रुकने के लिए उनसे इजाजत मांगी। यह भी पेशकश की अगर उन्हें कोई एतराज हो तो वह नीचे सुला सकते हैं। यह मेरी एक आदत है कि जहाँ रहता हूँ वहाँ इतनी इज्जत तो बनाकर रखता हूँ कि सामने वाला भरोसा कर सके। फिर आगंतुक लड़की कोई गैर या दोस्त नहीं, बल्कि खालाजाद बहन ही थी, तो उन्हें क्या एतराज होता। उन्होंने इजाजत दे दी। वह 11 बजे आ गई थी। मैंने उसे स्टेशन से ले लिया और उसकी बताई जगह पर छोड़ दिया और खुद अपने ऑफिस निकल आया। आगे का वक्त वैसा ही गुजरा जैसा गुजरता है। पहले सीधे घर ले गया, जहां वह नहा धोकर फ्रेश हुई। फिर उसे बाजार ले आया, जहां थोड़ी शॉपिंग करने के बाद वहीं खाना खिलाया और 10 बजे घर आ गए। इस बीच इधर उधर की बातें ही होती रही थीं। बावजूद इसके कि उसकी बहुत कम बोलने की आदत थी, या शायद हम दोनों की उम्र के फर्क की वजह से वह असहज हो रही हो। करीब 11 बजे सोने के लिए लेटने की नौबत आई। ऊपर मेरे कमरे में एक तख्त ही था, जो मकान मालिक की मेहरबानी से लेटने के काम आता था। बाकी मैं तो सफरी जीवन की वजह से कोई खास सामान ही नहीं बनाता था। उसे मैंने तख्त पे लिटा दिया और खुद नीचे चटाई बिछाकर लेट गया। और मैं उससे पूछने लगा कि पहले तो तुम्हारी सेहत अच्छी भली थी और दिखने में काफी अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? उसने अनमने भाव से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा, कोई ऐसी बीमारी है जो खाला ने मुझे बतानी ठीक न समझी हो? वह एकदम से सक पका गई और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फिर पूछा, कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? वह एकदम भड़क कर उठ बैठी और तेज निगाहों से मुझे घूरने लगी। यह कैसा बेहुदा सवाल है? इसमें बेहुदा क्या है? जनरल चीज है, लोग करते ही है। अगर तुम करती होगी तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? उसने कहा, क्या आप यह चाहते हो कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊं? उसकी आंखों से गुस्सा झलकने लगा। मैंने कहा, वैसे मेरा इरादा न तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का है और न ही कोई तुम्हारी इंसल्ट करने का। मुझे साइकोलॉजी में गहरी दिलचस्पी भी है और पकड़ भी समझना चाहता हूँ तुम्हारे केस को। शायद कोई सही सलाह दे सकूं तुम्हें। वह थोड़ी देर वैसे ही बैठी अजीब अंदाज में मुझे देखती रही और फिर कहा नहीं। मैंने कहा, बस यही तुम्हारी बीमारी है? उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, यह नैसर्गिक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं, पर होता यह है कि समाज के बनाए नियम और अपनी इज्जत के चक्कर में सभी अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने में लग जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसा न करने पर इंसान मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है। चाहे दिल दिमाग सामाजिक नियमों के चलते इस डिमांड को लाख नकारता रहे, पर शरीर तो अपनी प्रतिक्रिया देता ही है। तुम जिस उम्र में हो, गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ की लड़कियों की शादी हो चुकी होगी।
शाम को जब तुम बाथरूम गई थी तो तुम्हारा फोन देखा था। तुम अपनी इच्छाओं जबरन मार रही हो और यही चीज तुम्हारे शरीर को गला रही है। अब वह गहरी दिलचस्पी से मुझे देखने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपसे इस सब्जेक्ट पर कभी बात करूं। मैंने कहा, लेकिन कर सकती हो। हमारी उम्र के फर्क और रिश्ते को भूल जाओ और भरोसा रखो, एक एक्सपर्ट दोस्त की तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसने कहा, मैं घर पे रहती हूँ, घर से निकलने का मौका रेयर ही मिलता है। ऐसे में किसी से कोई दोस्त बनाऊं भी तो मिल पाना ही मुश्किल होगा। उसने कहा, मेरे दोस्त है, लेकिन मेरे लिए कभी घर से निकलना मुमकिन भी होता है तो वही बेकार साबित होते हैं। उसने कहा, बस एक बार ग्रेजुएशन के 1 साल बाद मैंने एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली थी। वहीं काम करने वाला लड़का था, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा चला भी नहीं। 7 महीने बाद कॉल सेंटर ही बंद हो गया और वह लड़का नई नौकरी के चक्कर में लखनऊ शिफ्ट हो गया और मैं घर पे बैठ गई। मैंने कहा, तो फिर कहीं और भी तो कर सकती थी। उसने कहा कि थी, लेकिन कहीं नौकरी पसंद नहीं आई तो कहीं नौकरी देने वालों को मैं नहीं पसंद आई। अब यहाँ देखो क्या होता है। मैंने कहा, यहाँ ना बन पाए तो कह देना कि इटावा में करोगी। यहाँ मैं नौकरी की भी सेटिंग करा दूंगा, रहने की भी। घर में कोई विरोध करे तो कह देना कि या तो शादी ही करा दो या फिर नौकरी करने दो, क्योंकि घर पर खाली नहीं बैठ सकती। बाकी उन्हें मैं कन्विंस कर लूंगा। मैंने कहा, तुम्हें अजीब लग रहा हो तो सो जाओ, वैसे भी जो जानना और समझाना था वो हो चुका। उसने कहा, मैं अपनी बात कर रही भाईजान, अब जो सब्जेक्ट छेड़ दिया है उसके बाद नींद कहाँ आएगी। अब तो खुद ही दिल कर रहा है और बातें करने का। उसने कहा, आप अपने बारे में बताओ, आपकी कैसे गुजरती है? शादी तो आपकी भी नाकाम हुई। मैंने कहा, मैं तो मर्द हूँ। मर्द कब बंदिश में रहता है और कब परवाह ही करता है। उसने कहा, काश लड़की को भी समाज इतनी छूट देता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ रह गई तो जो भी इच्छा होगी बताना, हर ख्वाहिश पूरी करने की गारंटी है। मैंने कहा कि अगर यह बात तुम पहले समझ जाती तो आज यह नौबत नहीं आती। उसने कहा, फ्रस्ट्रेशन में इतना गहराई से सोच ही न पाई और आपके जैसा गाइड करने वाला कोई था भी नहीं। मैंने कहा, मगर अब भी संभावना है कि तुम अपने आप को ठीक कर सकती हो। उसने कहा, कैसे, प्लीज बताएं। मैंने कहा, पहले तो अपने दिमाग से निगेटिविटी निकाल दो सारी। शादी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं और तुम खुद नौकरी करके अपना गुजारा करने में सक्षम हो। क्या होगा, लोग पीठ पीछे बातें ही तो बनाएंगे, बनाने दो। ये बातें तब मैटर करती है जब इन पर ध्यान दो। तुम इनके लिए यह सोच लो कि यह लोग तुम्हारी शराफत के बावजूद आज तक शादी न करा सके, और क्या गारंटी है कि नजदीकी भविष्य में करा भी पाएंगे। थोड़ी हल्की फुल्की योगा टाइप एक्सरसाइज करो, पर घुटो मत। उसने कहा, शुक्रिया इमरान भाई, आज पहली बार खुद में इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रही हूँ। मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा, जैसा भी है यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम जब चाहो इसे बेहतर बना सकती हो। रिहाना ने कहा, यह वाली नौकरी मिल भी गई तो छोड़ दूंगी और घर पर यही बताऊंगी कि नहीं मिल सकी। तुम तब तक यही कोई नौकरी ढूंढकर ऑफर करो मुझे, फिर मैं जिद करूंगी यहाँ नौकरी करने की। जाहिर है कि ऐसे तो कोई न मानेगा, लेकिन तुम अपने तरीके से समझाना तो समझ जाएंगे और आने देंगे। खुद नौकरी करके पैसा इकट्ठा कर लूंगी, आजाद जिंदगी में खुश रहूंगी और मनमाफिक काम करके खिल जाऊंगी। तो एक संभावना है भी कि शायद शादी के लिए कोई मुर्गा शहीद हो भी जाए। मैंने कहा, अब सो जाओ, थकान काफी हो गई है, कल बात करते हैं। फिर हम सो गए और अगली सुबह मैंने उसे ग्वालियर के लिए सवार करा दिया। इस बीच मैं उसके लिए नौकरी ढूंढता रहा था और वह भी खाला खालू को इस बात के लिए तैयार करती रही थी कि अगर इस बार यह नौकरी न मिली तो वे लोग उसे इटावा ट्राई करने देंगे। फिर हुआ वही जो उसने पहले से सोच रखा था। उसने जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था वह मिल तो गई थी, लेकिन अब उसे वह करनी नहीं थी। उसने घर वालों को यही कहा कि वह नौकरी उसे नहीं मिली थी और अब उसने मुझे कह दिया है कि मैं उसके लिए कोई नौकरी देखूं। घर वाले तो इनकार इकरार की हालत में थे नहीं और 1 हफ्ते बाद ही मेरी कोशिशों से उसके लिए एक अच्छी नौकरी का प्रबंध हो ही गया।
अब उसने उस नौकरी के लिए जिद पकड़ ली तो खाला खालू ने मुझसे बात की और मैंने उन्हें समझाया कि उसे यह नौकरी करने दीजिए या फिर पॉसिबल हो तो उसकी जल्द से जल्द शादी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे कि लड़की घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रही है, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। बाहर रहेगी, नौकरी करेगी, लोगों से घुले मिलेगी तो कम से कम उसमें जिंदगी के लिए चाहत पैदा होगी जो उसमें मर रही है। और यहाँ की फिक्र मत करिए, यहाँ मैं उसके गार्जियन की भूमिका निभाऊंगा और न सिर्फ उसके रहने की जगह पर नजर रखूंगा और उसके काम की जगह पर भी मेरी नजर रहेगी। जैसी कि उम्मीद थी, वे लोग मेरे भरोसा दिलाने पर इस बात के लिए राजी हो गए। अब यहाँ उसके रहने के लिए मैंने पास के ही मोहल्ले में एक घर का चुनाव किया, जहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जिनके बेटे यूएस में रहते थे और उन्होंने अपने बड़े से घर को पीजी बना दिया था लड़कियों के लिए। हालांकि मैंने उन आंटी को 1 महीने का किराया दे दिया, लेकिन उनसे यही कहा कि मेरी बहन 1 महीने बाद यहाँ रहना शुरू करेगी। वजह न उन्होंने पूछी और न मैंने उन्हें बताई। अब इस 1 महीने के लिए उसका ऐसा जुगाड़ बनाना था कि वह न सिर्फ जी भर के जी ले, बल्कि उसे हर तरह की सुविधा भी हासिल हो, और इसके लिए मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अब रिहाना ऑफिस से लौटने के बाद वह योगा करती, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती, खूब खुश रहती और अच्छे से खाती पीती। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था। इसका सकारात्मक असर उसके शरीर पर पड़ा और वह धीरे धीरे फिर खिल गई। धीरे धीरे हम दोनों फिर अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है। मेरी उम्र अभी 24 साल की है और मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मैं बहुत एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे घर पर मेरी माँ और एक छोटी बहन है। पिताजी कुछ साल पहले गुजर गए तो घर की जिम्मेदारी माँ और मुझ पर आ गई। मेरी माँ स्कूल में टीचर है। उनकी जॉब से हमारा घर बस किसी तरह से चल रहा था। 19 साल की उम्र में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और कुछ काम की तलाश करने लगी, पर मुझे मन का काम नहीं मिल पा रहा था। पर एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। एक शाम को 8 बजे मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी, पर कुछ साधन मिल नहीं रहा था। तभी एक कार आकर मेरे बगल में रुकी और कार में सवार आदमी ने मुझसे पूछा, कहीं जाओगे क्या आप? मैंने ना में अपना सर हिला दिया, पर उसने बोला, डरो नहीं, मुझसे रात होने को है। अगर कहीं जाना है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सोचने लगी कि बात तो सही है कि रात होने वाली है, अब पता नहीं कुछ साधन मिलता भी है या नहीं। तो मैंने उन्हें बता दिया। वो बोला, मैं वहीं से होकर गुजरूंगा, चाहो तो चल सकती हो। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद ही उसने मुझसे पूछा, क्या करती हो? मैं बोली, अभी कुछ नहीं कर रही, अभी बस हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की है। हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। उसको इतना तो पता चल गया था कि मैं काम की तलाश कर रही हूँ, पर उसने कुछ बोला नहीं। ऐसे ही मेरा घर आ गया और मैं गाड़ी रोकने को बोली। गाड़ी रुकने पर मैं उतर गई और थैंक्स बोली। उसने मुझे रुकने को कहा और मुझे अपना कार्ड दिया और बोला, अगर काम की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में कुछ जगह खाली है, अगर चाहो तो एक बार आकर देख लेना। मैंने कार्ड लिया और थैंक्स बोल के घर चल दी। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रात में सोते वक्त उस आदमी की याद आई। मैंने तुरंत उठकर अपने पर्स से कार्ड निकाला और देखा तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का लग रहा था। मैंने वहां जाने की सोची, मगर अगले दिन रविवार था तो सोमवार को जाने का तय कर लिया। सोमवार को मैं जल्दी उठकर तैयार हुई और ऑटो लेकर वहां पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो बहुत ही बड़ा और शानदार ऑफिस था। मैंने वहीं बैठी एक महिला के पास जाकर कार्ड दिखाया तो उसने मुझे एक नंबर रूम में जाने को कहा। मैंने रूम के दरवाजे पे जाकर अंदर आने की अनुमति ली। अंदर जाते ही देखी तो सामने वही आदमी था। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम आओ आओ बैठो। मैं बैठ गई। उसने कहा, जरूर तुम काम के लिए यहाँ आई होगी। मैं बोली, जी हाँ। उसने मेरे सभी कागज चेक किए और कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, अगर तुम ये काम कर सको तो तुम्हें काम मिल सकता है।
घबराने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मैं तुरंत हाँ बोल दी। तो उन्होंने कहा, शुरू में तुमको 15,000 मिलेंगे, बाद में तुम्हारे काम के ऊपर है कि कितना बढ़ना है। वो बोले, कल से ही आ जाओ। मैं खुश होकर बोली, जी जरूर। और फिर मैं घर आ गई। घर में भी सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन से ही मैं काम पर जाने लगी, पर मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से मेरी जिंदगी ही पूरी बदलने वाली थी। वक्त बीतता गया और 6 महीने कब गुजर गए पता नहीं चला। अब मैं बॉस का सब काम सीख चुकी थी और पूरी मेहनत से काम करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि पहले भी कई लड़कियां यहाँ काम कर चुकी है, मगर ज्यादा दिन कोई टिक नहीं सकी। ऑफिस के कुछ लोगों से पता लगा कि मेरे बॉस कुछ रंगीले टाइप के हैं, पर मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना काम करती रही। एक दिन रविवार छुट्टी थी, मगर बॉस ने कहा, कुछ काम है ऑफिस में तो तुमको आना होगा। उस दिन मैं घर से ऑफिस के लिए निकली तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो लिया और चल दी। अचानक ऑटो में पानी के कारण कुछ खराबी आ गई। बहुत कोशिश के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। मेरा ऑफिस वहां से बस कुछ दूर ही बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही चली जाऊं, और मैं जल्दी जल्दी जाने लगी। मगर बारिश इतनी तेज थी कि वहां पहुंचते पहुंचते मैं भीग चुकी थी। मैं अंदर गई तो बॉस मुझे देखकर बोले, अरे तुम तो पूरी भीग गई, कैसी लड़की हो, कुछ देर रुक जाती कहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ तो कोई कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। उस दिन मेरे और बॉस के अलावा और कोई भी ऑफिस में नहीं था। बॉस ने मुझे एक टॉवल दिया और सर पहुंचने को कहा। मैं सर पहुंचने लगी। कुछ देर बाद अचानक मेरी नजर बॉस पे पड़ी, तो वो घूरे जा रहे थे। बॉस ने कहा, जाओ अंदर वाले रूम में जाकर कपड़े सुखा लो। और मैं रूम में चली गई। वहाँ पंखा चालू किया और अपने कपड़े उतार के टॉवल लपेट ली। अपने गीले कपड़ों को मैंने फैला दिया ताकि कुछ सूख जाए। मैं वैसे ही टेबल पर बैठ गई। अचानक दरवाजे पे आवाज हुई। मैं बोली, जी सर। बाहर बॉस थे। वो बोले, अंदर एक फाइल है, वो चाहिए। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। बॉस मुझे बहुत वासना भरी निगाह से देख रहे थे और मैं सर झुका के खड़ी थी। वो अंदर आए और मेरे कपड़ों को देखा, फिर फाइल देखने लगे और फाइल लेकर चले गए। कुछ देर बाद बॉस की आवाज आई, क्या कर रही हो, काम भी तो करना है, मैं अकेला क्या क्या करूं। यहाँ तो मैं बोली, मैं कैसे आऊं, कपड़े अभी गीले हैं। वो बोले, तो क्या हुआ, टॉवल लपेटे ही आ जाओ, यहाँ कौन है तुमको देखने वाला। मैं डरते डरते वहाँ गई। बॉस सोफे में बैठे हुए लैपटॉप में काम कर रहे थे। मुझे बोले, जल्दी यहाँ आकर बैठो और इस फाइल में जो लिखा है उसको बताओ, मैं सब जल्दी से इसमें लिख देता हूँ। मैं उनकी बगल में डरती हुई बैठ गई और फाइल को अपनी गोद में रख के उनको सब बताने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं बार बार टॉवल को ठीक करती जा रही थी कि कहीं अचानक टॉवल खुल न जाए। उसी समय बॉस ने अपनी टांग मेरे टांग से सटा दी। मैं बिल्कुल सन्न रह गई, मगर कुछ नहीं बोली। मेरे कुछ न कहने का फायदा लेकर वो और मुझसे सटकर बैठ गए। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। करीब 20 मिनट बाद बॉस ने लैपटॉप बंद किया और बोले, आज तो कोई है नहीं, जाओ तुम ही चाय बना लाओ। मैं उठी और बाहर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जब मैं लौटी तो बॉस वहाँ नहीं थे। मुझे कुछ अजीब लगा। टेबल पर चाय रखकर मैं अंदर वाले रूम में गई। देखा तो देखती ही रह गई। मैं तुरंत वापस आ गई और डर कर सोफे में बैठकर बॉस को आवाज लगाई, सर चाय बन गई है। वो तुरंत आ गए और मेरी बगल में बैठ गए। इस घटना से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते डरते बॉस को चाय दी। हम दोनों चाय पीने लगे। उन्होंने अचानक कहा, दीप्ति तुम बहुत सुंदर हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा मुस्कुरा दी। उन्होंने चाय पीकर कप टेबल पर रखा और अपना एक हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ हटा दिया तो वो बोले, क्या हुआ। मैं शांत थी। वो मेरे और करीब आ गए। मुझे अलग सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ते हुए कहा, दीप्ति मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोली, जी सर कहिए क्या बात है। वो बोले, क्या तुम अपनी इस जॉब से खुश हो। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया।
वो बोले अगर तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी जाए तो कैसा रहेगा। मैं बोली ये तो आपके ऊपर है सर, मैं क्या कह सकती हूँ। तो वो कहने लगे मेरे ऊपर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो, पक्की नौकरी या टाइम पास नौकरी। मैं बोली वो कैसे। वो मेरा हाथ दबाते हुए बोले अगर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करने को राजी हो जाओ तो कल से ही तुम्हारी नौकरी यहाँ पर पक्की समझो। मैं सब कुछ समझ रही थी मगर फिर भी पूछ लिया क्या करना होगा मुझे सर। उन्होंने जो बताया मैंने वह सुनते ही तुरंत अपना हाथ उनसे छूटा लिया और बोली मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, ये सब मैं नहीं कर सकती। हाँ, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं। वो बोले मेरी एक बात समझ लो दीप्ति, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही होगा। मैं तुमको जोर जबरदस्ती से नहीं कह रहा हूँ, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा और तुमको हर तरह से हेल्प भी करूँगा। तुम और तुम्हारा परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, सोच लो। इतना कहकर वे उठे और बोले मैं बाहर से एक सिगरेट पीकर आता हूँ, अगर तुमको मेरी बात मंजूर है तो रुकना, नहीं तो चली जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जैसा अभी तक चल रहा है सब वैसा ही चलता रहेगा। और वो इतना कहकर चले गए। मैं अकेली बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। मन में आया कि चली जाऊं। तभी मेरे मन में आया कि अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो वे कुछ दिनों में मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो पता नहीं फिर नौकरी मिलती है या नहीं। और घर की हालत भी ठीक नहीं है, छोटी बहन की पढ़ाई को भी देखना है। अगर मैं बॉस की बात मान लेती हूँ तो घर और अच्छे से चल सकता है। और मैं वापस आकर सोफे में बैठ गई। कुछ देर में बॉस आए। आते ही मुझे देखकर उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो बोले तुम गई नहीं, मतलब तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो। मैं उनकी तरफ देखकर बोली हाँ, पर आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। वो बोले हाँ बिल्कुल, कल ही। और फिर मुझे अपनी कार से घर छोड़ने चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने माँ को खुशखबरी भी दे दी कि मुझे नौकरी में पक्का कर दिया है और मेरी सैलरी अब 40,000 कर दी है। मेरे घर पर सभी बहुत खुश थे, मगर उनको क्या पता था कि मैं आज अपने आप को बेच कर आई थी। ऐसे ही एक सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी बॉस का फोन आया और मुझे अपने फार्म हाउस आने को बोले। कहा कि घर में बता दो कि 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने अपने बैग कुछ कपड़े रखे और माँ को बताकर मैं सीधा वहीं चली गई। मैं जानती थी कि पक्का वही काम होगा जिसके लिए मैं ये जॉब कर रही हूँ। जब वहाँ पहुंची और अंदर गई तो देखी कि कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैंने सोचा कि शायद कोई मीटिंग होगी। सब बैठकर किसी काम के लिए बात कर रहे थे। 2 घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद बॉस ने फार्म हाउस के नौकर को बुलाया और कान में कुछ कहा। वो तुरंत किचन में गया और बहुत कुछ खाने पीने का सामान ले आया। उसमें एक केक भी था। बॉस ने मेरे हाथ से केक कटवाया और सबने नाश्ता किया। उसके बाद सभी लोग जाने लगे। बॉस उन लोगों को बाहर तक छोड़ने गए। मैं वहीं बैठी रही। जब बॉस वापस आए तो मैंने देखा कि बाकी सभी लोग तो जा चुके हैं, मगर वो एक आदमी नहीं गया था। बॉस ने मुझे फ्रिज से वाइन लाने को कहा तो बॉस ने कहा 2 गिलास क्यों लाई, एक और लेकर आओ, तुम भी तो हो। मैंने मना कर दिया सर, मैं नहीं पीती। तो बॉस ने कहा रोज नहीं, पर आज खास दिन है, आज तो पीना ही होगा। मैं कुछ देर रुकी, फिर जाकर एक और गिलास ले आई। बॉस ने तीनों गिलास में वाइन और आइस डाली और मुझे एक गिलास दिया। मुझे बहुत कड़वा लग रहा था, मगर किसी तरह से पूरा पी गई। मुझे तुरंत ही नशा लग रहा था। उस आदमी ने बॉस के कान में कुछ कहा। बॉस ने मुझे पास आकर बैठने को कहा। उस आदमी ने मेरा ग्लास उठाया और अपने हाथ से मुझे पिलाने लगा। मैंने बॉस की तरफ देखी तो बॉस ने कहा अरे कोई बात नहीं, पी लो, अगर प्यार से पिला रहे हैं तो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी बॉस ने कहा दीप्ति सुनो, ये यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं और इनकी सेवा के लिए तुमको यहाँ इनके साथ रहना होगा। मैं बोली मतलब सर, मतलब कि इनकी देखभाल करनी है। मुस्कुराते हुए बोले बाकी तुम समझदार हो ही। ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ा। बॉस बोले चलो मैं अब चलता हूँ। फिर वे मुझे बोले अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर से अजीब सा डर था कि मैं कहाँ फंस गई आज। वह आदमी मुझे बहुत ही गंदी निगाह से देख रहा था, जैसे खा ही जाने वाला था मुझे।
बॉस के ऊपर आज बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे किसके साथ छोड़ के चले गए। मेरा सारा नशा हवा में उड़ चुका था। नौकर मुझे बहुत गौर से घूर रहा था। जब मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम किशोर बताया। वो किसी गांव का लग रहा था। बॉस का फार्म हाउस शहर से दूर सुनसान इलाके में था। यह ज्यादा लोग आते भी नहीं थे। कुछ देर बात करने के बाद मैं नौकर अपने सर्वेंट रूम में चला गया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी हरकतें शुरू कर दी और मेरे मना करने पर भी मुझसे जबरदस्ती करने लगा। जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर नौकर दौड़कर अंदर आ गया। वह दरिंदा मेरे साथ मारपीट करने लगा। तभी नौकर ने एक टेबल उठाकर उस दरिंदे के सर पर मारी, जिससे वह गिर गया और वहां से भागने लगा। नौकर ने उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद नौकर ने मुझसे कहा, मेम साहब, आप यहाँ पर क्यों आई थी? आपको शायद पता नहीं यहाँ पर कब से ऐसा चल रहा है। उस बेचारे नौकर ने अपनी नौकरी के परवाह किए बगैर मुझे बचाया था। उसके बाद मैं वहां से सीधा घर आ गई और माँ के पास जाकर रोने लगी। जब माँ ने पूछा तो मैंने सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद माँ ने कहा कि ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी जहाँ बेबस औरतों का फायदा उठाया जाता है। मैंने बॉस को फोन करके खरी खोटी सुनाई और कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। उसके बाद आज भी जब कभी उस बात को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी कामयाबी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुबीना है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। इलियास मेरे अब्बा का नाम है, मेरी अम्मी इनायत है, मेरा बड़ा भाई रहीम है। मेरी उम्र 20 साल की हूँ। अब्बू का जरदोजी का काम है। लखनऊ के बड़े बड़े शादी ब्याह के कपड़े बेचने वालों से उनका बिजनेस है। अब्बू ने आगे भी बहुत से कारीगर रखे हैं जो शादी के जोड़ों पर बारीक जरी का काम करते हैं। काम बहुत अच्छा है और अब्बू भी अच्छे पैसे कमाते हैं। अब पैसे खुले हैं और जो काम हम करते हैं उसमें पढ़ाई की कोई खास जरूरत नहीं है। तो बेशक अब्बू ने हमें बहुत अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया है। बस पढ़े और पास हो गए, इतनी ही पढ़ाई की हमने। बचपन से एक बात जो मैंने अपने घर में देखी वो ये थी कि अम्मी और अब्बू को जैसे हर वक्त मजाक करते थे। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने अब्बू को अपनी अम्मी को खुल्ला प्यार करते देखा है। हम तीनों भाई बहनों की किसी से भी कोई दोस्ती नहीं हुई थी, न स्कूल में न पड़ोस में। हमें डर लगता था कहीं अगर हमारे घर की बात बाहर पता चल गई तो कहीं हमारे दोस्त लोग हम पर हंसे और हमारा मजाक उड़ाए। इसी वजह से हम तीनों भाई बहन आपस में ही खेलते थे और इसी अकेलेपन का फायदा हमारे घर में काम करने वाले एक कारीगर ने उठाया। हमारे घर में 5 कमरे थे। ऊपर के 2 कमरों में हम रहते थे और नीचे के 2 कमरों में कारीगर बैठकर काम करते थे और एक कमरे को अब्बू ने अपनी दुकान बना रखा था। कारीगरों को चाय पानी और खाना हम ही देते थे। तो कभी मैं, कभी मेरे भाई, तो कभी अम्मी उन सब को खाने पीने का सामान देने जाते थे। हमारा एक कारीगर थे, फरीद। इसी फरीद को मैंने अम्मी के साथ देखा था और वो मुझे भी बहुत घूरता था। 1-2 बार हंसी मजाक में उसने मुझे छुआ था। बेशक मेरी उम्र नहीं थी, मगर जो कुछ मैं अपने घर में देखती थी उस हिसाब से मुझे बहुत पहले से हर चीज का ज्ञान सा हो गया था। एक दिन मैं जब कारीगरों को चाय देने गई तो फरीद अपने अड्डे पर नहीं था। मैंने उसकी चाय रखी और जैसे ही पलटी वो पीछे से आ गया। उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही फरीद बोला, देखो मेरी शादी नहीं हुई है। मैं सिर्फ चुपचाप उसको देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। कितनी देर मैं बेड पे लेटी खुद से ही कशमकश में उलझी रही। दोपहर के बाद अम्मी खुद चाय देने गई। मैं ऊपर से खड़ी देख रही थी अम्मी के साथ। फरीद ने काफी बात की, मगर क्या बात हुई मुझे पता नहीं चल पाया। अगले दिन सुबह अम्मी ने मुझे कहा, देखो रुबीना, आज मैं और तुम्हारे अब्बू किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम आज स्कूल मत जाना।
कारीगरों को चाय पानी और खाना देना तुम्हारी जिम्मेवारी है। और मुझे और भी बहुत से हिदायतें करके वो अब्बू के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। करीब 11 बजे मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी फरीद ऊपर आया और आकर मुझसे चाय लेकर चला गया, पर बोला कुछ नहीं। हाँ, उसकी आंखों में बड़ी चमक थी आज। मैं भी बैठकर चाय पीने लगी और टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद फरीद आया और किचन में चाय के बर्तन रख गया। मैं वैसे ही टीवी देख रही थी, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। मेरे ठीक पीछे फरीद खड़ा था और मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग आ गई थी और मुझे पकड़ लिया। मैं जितना उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती, वो मुझे और कसकर पकड़ लेता। मेरी फरियाद पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं जोर जोर से रो रही थी, मगर टीवी की तेज आवाज में मेरी कमजोर आवाज दबकर रह गई। फरीद एक अच्छे इंसान से एक वहशी बन चुका था। उसके बाद मैं सिर्फ रोती रही और इस बुरे वक्त को भूलने की कोशिश करने में लगी रहती। शाम तक जब तक अम्मी अब्बू आए, मैं काफी ठीक हो चुकी थी। अगले दिन मुझे फरीद फिर मिला। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं ऊपर अपने रूम के बाहर खड़ी थी। नीचे सामने वाले रूम में फरीद जरदोजी का काम कर रहा था। अम्मी उसको चाय देने गई तो दोनों में कुछ बात हुई। मैंने देखा फरीद ने अम्मी को कुछ रुपये दिए। अम्मी पैसे लेकर चली गई। उनके जाने के बाद फरीद ने ऊपर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी इस हरकत से मेरे चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ गया और करीब 2 साल तक ये सब चलता रहा। 2 साल तक फरीद मेरा दोस्त रहा, मेरी अम्मी की जानकारी में। पहले तो छुप छुपा कर ही फरीद मुझसे मिलता था, मगर धीरे धीरे मेरी और अम्मी की शर्म खुलती गई, क्योंकि फरीद अक्सर मुझे अम्मी के सामने ही बुलाकर ले जाता। मैं देखती कि कैसे अम्मी उसकी हर बात को हंसकर टाल जाती। अब मैं बड़ी क्लास में हो गई थी, पूरी जवान हो चुकी थी। चाहकर भी मैं उस बात को अपने दिमाग में नहीं निकाल पा रही थी। रात को जब हम सब खाना खाने बैठे तो मैंने अम्मी को अपनी बात बता दी। एक दिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया। उस दिन अब्बू रात को देर से घर आए और उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। भाई तो दोनों खाना खाकर सो चुके थे। मैंने अब्बा को खाना दिया, मगर उन्होंने बहुत थोड़ा तक हड्डा सा खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैंने बर्तन किचन में रखे और फिर जाकर अम्मी को देखा। उनका बदन बुखार में तप रहा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप मेरे रूम में सो जाओ, यहाँ अब्बा एसी चलाएंगे तो आपको और ठंड लगेगी। और मैंने अम्मी को समझाकर अपने रूम में ले जाकर लेटा दिया। उसके बाद मैं जाकर अब्बा के साथ लेट गई, मगर अब्बा तो सो चुके थे, जोर जोर से खर्राटे मार रहे थे। मैं थोड़ा मायूस सी हो गई कि यार ये क्या बात हुई। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी, मगर यहाँ तो लगता है मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कुछ देर में लेटी लेटी जैसे किसी बात का इंतजार करती रही। फिर अब्बा ने करवट बदली और सोते सोते बोले, नींद में ही बोले, क्या हुआ अमीना, सो जा और मुझे भी सोने दे। मतलब अब्बा को यही एहसास था कि उनके साथ मैं नहीं, उनकी बीवी ही लेटी है। सुबह करीब 6 बजे मेरी आंख खुली, तब तक अब्बा सो रहे थे। मैं जाग तो गई पर बिस्तर से नहीं उठी। थोड़ी देर बाद अब्बा भी उठे। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरे चेहरे को देखा तो चौंक पड़े और झट से दूसरे कमरे में गए। उधर उन्होंने अम्मी को सोए हुए देखा और फिर वापस मेरे कमरे में आए। उन्होंने पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम मेरे कमरे में हो। मैंने हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई कि कैसे फरीद ने मेरे साथ क्या किया। अब्बू बहुत गुस्सा हो गए और फरीद को पीटने लगे। अम्मी ने बीच में पड़कर उन्हें अलग किया। अब्बू ने कहा, मैंने तुझे अपना माना काम दिया और तुमने यह सब किया। अब्बू ने कहा, निकल जा मेरे घर से और दोबारा पास में भटकना भी मत। फरीद अपना सामान लेकर वहां से चला गया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद अब्बू से सारी बातें शेयर करने लगी। दोस्तों, कभी कभी जो आपके सबसे करीबी होते हैं वही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।